Good afternoon, everyone. Today is 2nd of April, and we will be discussing 5 most important article of the day. First article is recent news of temple stampede, Nalanda temple stampede. From this example, we would also be looking at the larger cause and larger concerns regarding stampede happening. और ये सिर्फ नालंदा में नहीं, हर जगह पे कई बार हम सालों साल सुनते आ रहे हैं कि किसी दरगाह में, किसी यात्रा में, किसी जत्रा में, किसी मंदिर में भक्तों के बीच स्टैम्पेड हो जाते हैं और कई भक्तों की डेथ हो जाती है. तो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इशू टेकिंग एग्जांपल ऑफ नालंदा. द सेकंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्पेस गवर्नेंस. थर्ड आर्टिकल जो है दैट इज फ्रॉम नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. फोर्थ आर्टिकल जो है वो आर्टेमिस 2 मिशन से है. कल हम लोगों ने आज 4 आर्टिकल इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि 5वां आर्टिकल जो था वो इन डेवलपमेंट था, तो उसको 3rd अप्रैल के इसमें हम कवर करेंगे. Before we proceed, here are certain announcements. First is regarding UPSC APSC फाउंडेशन बैच. ये हाइब्रिड बैच है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए बेटर सूटेड है क्योंकि ये जो 4 डिफरेंट क्लास टाइमिंग्स है उसमें से कोई भी टाइमिंग आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग दिस प्रीफिट इनिशिएटिव. ये एक इकोसिस्टम है ना. इसमें 15,000 MCQs को कवर किया गया. 3,000 प्लस MCQs YouTube लाइव पर डिस्कशन के थ्रू अवेलेबल है, 3,000 प्लस, एंड 12,000 MCQs जो है वो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में ऐप के ऊपर अवेलेबल है. और ये जो ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ये पेड कोर्स का पार्ट है. इसमें इजी, मीडियम और इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे 3 अलग अलग फेजेस में 90 टेस्ट है. इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिमुलेशन होगा एंड 10 CSAT टेस्ट होंगे. ये सब कुछ आपको CSAP के ऐप पर अवेलेबल है ओनली एट 7,999. इनफैक्ट अगर आप इसको क्रैश कोर्स के साथ परचेस करते हो तो और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है. क्रैश कोर्स जो है वो 17th और 18th अप्रैल से, मतलब बिहू के बाद से स्टार्ट होगा, जिसमें एक वीक में एक पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा. यू विल बी रिवाइजिंग कंप्लीट सब्जेक्ट इन मैटर ऑफ 1 वीक थ्रू माइंड मैप्स. फिर उसमें क्विक रिवीजन, MCQ सॉल्विंग, PYQ एनालिसिस, ये सारा होगा और ये ऑनलाइन मोड में बैच होगा. यू कैन डाउनलोड द CNA और द प्रीफिट क्वेश्चंस बाय स्कैनिंग these QR codes. Let's get started. First article is regarding Nalanda temple stampede. बिहार में नालंदा जगह है, वहां पे एक माँ शीतला मंदिर है. इस मंदिर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ स्टैम्पेड का. जब एक रिलीजियस सेरेमनी चल रहा था उस टाइम पे अचानक क्राउड का स्वेलिंग हो गया. दैट मीन्स जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा क्राउड एक शॉर्ट स्पैन में आ गया एंड दैट कॉज द स्टैम्पेड. ये स्टैम्पेड के वन ऑफ द रीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी था. जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं वो टूट गए. ऑल्सो लोग ऐसे सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं एंड एज आउटकम बहुत ज़्यादा लोगों की इंजरी हुई. लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई. देयर वर 8 डेथ्स. अब फ्रॉम दैट कंटेक्स्ट विल ट्राई एंड एनालाइज होता क्या है. पिछले 3 दशकों में, पिछले 30 सालों में 4,000 से ज़्यादा इंसिडेंट हुआ है, which implies हर साल कम से कम 110-120 स्टैम्पेड वाले इंसिडेंट्स होता है. पिछले 20 सालों में लगभग 3,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. पिछले 1 साल में 90 लोग से ज़्यादा लोग मर चुके हैं. ये जो डेटा है वो NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, ये 1996 से ट्रैक कर रहा है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऐसे स्टैम्पेड के कॉजेस क्या होता है. एक, जो क्राउड कंट्रोल जो है वो इनएडिक्वेट है, क्राउड मैनेजमेंट इनएडिक्वेट है. There are certain failures at the level of structural
मीनिंग बैरिकेड जो होते हैं वो शायद कभी कभी वीक होते हैं, वो कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कभी बिखर जाते हैं। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एंटिसिपेशन में फेलियर आ जाता है, इसकी वजह से प्लानिंग पोर हो जाती है या पोर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कई बार क्राउड कितना एक्सपेक्टेड है उसको अंडरमाइन कर लेते हैं, कई बार लाइट्स मूवमेंट पे रूमर्स या पैनिक के वजह से या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से बहुत ज्यादा लोग आ जाता है। सो रूमर्स एंड पैनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई लास्ट मोमेंट स्टैम्पेड हैपेंस। एंड देन ऑब्वियसली द हाई क्राउड डेंसिटी, जिस जगह की कैपेसिटी 200-300 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मैनेज करने की है, वहां पे अगर 10,000-15,000 लोग आ जाए तो ऑब्वियसली क्राउड डेंसिटी एक्सेसिवली बढ़ जाती है। अब ये जो स्टैम्पेड होते हैं इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल कुंभ मेला जैसा इंसिडेंट है या कोई स्पेसिफिक टेम्पल्स है जो हजारों साल पहले पूरा बने हुए हैं, सैकड़ों साल पहले बने हुए हैं, तो उनका कंपाउंड वॉल स्ट्रक्चर पुराना है, वो उस टाइम के मासेस के हिसाब से बना था। लेकिन आज का पॉपुलेशन डेंसिटी, आज का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मैसिव रिसर्जेंस ऑफ रिलीजियोसिटी, इसके वजह से गैदरिंग का स्केल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो भक्त लोग हैं जो वहां पे आते हैं दर्शन के लिए, वो रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करते, दे ऑफन चूज नॉट टू फॉलो द रूल्स। थर्ड, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो कई बार लेट डिटेक्ट होता है, कई बार उनको लेट समझा जाता है। फोर्थ, डेंस क्राउड जब होता है ना, बहुत ज्यादा लोग एक जगह पर जमा होते हैं, उस ऐसे सिचुएशन में जो पैनिक है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो रूमर है, वो बहुत क्विकली स्प्रेड होता है, देयर इज अ रैपिड पैनिक ट्रांसमिशन। एंड द फिफ्थ इज इंस्टीट्यूशन जो अपने फेलियर से सीखना चाहिए, जो उनका लर्निंग होना चाहिए, वो रिलेटिवली वीक है, मतलब दे डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स और इवन देयर सेल्फ। इस सब के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीए में, उसने अपने कुछ गाइडलाइंस दिए हुआ है। फर्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग करना जरूरी है, जिसमें सीसीटीवी हो, ड्रोन्स का यूज हो। सेकंड जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग करके रखना, मीनिंग किसी भी टेम्पल या कोई भी ऐसा जहां पे लार्ज गैदरिंग होता है वहां पे एंट्री और एग्जिट इन दोनों के लिए सेपरेट गेटवेज होने चाहिए। एट द सेम टाइम ऑलरेडी प्री प्लान होना चाहिए इमरजेंसी लेन्स का। थर्ड, you should be doing capacity mapping, मीनिंग एक क्राउड का एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होना चाहिए। ऐसे जगह पर वेरी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर शुड बी अ वे वेर इन people handling crowd should be able to communicate with each other in clear language, clear communication channel. And second, there should be a system through which you can address the public, loudspeaker system हो या कुछ और हो, जहां से इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सको, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर सको। ये सब जरूरी होता है रूमर्स को अवॉइड करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड को रोकने के लिए, पैनिक का प्रिवेंशन करने के लिए। ये एनडीए में के जो गाइडलाइंस है एंड जो लेसन हम लर्न करते हैं उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये इंसिडेंट हैज हाईलाइटेड द गैप इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड, हाउ मच वी कैन एंटिसिपेट, हाउ मच वी कैन काउंटर सच सिचुएशन। दूसरा चीज जो है, इट शोज द नीड फॉर साइंटिफिक क्राउड मैनेजमेंट। थर्ड, जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ, ये टेम्पल स्टैम्पेड जो है ये प्रिवेंटेबल डिजास्टर्स के अंडर फॉल करता है। वे अहेड, हाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? फर्स्ट, वी कैन इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्राउड मॉडलिंग। दूसरा, हम जो एंट्री कंट्रोल है उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, मतलब टिकट हो, क्यूआर सिस्टम हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो मास गैदरिंग के लिए सबके लिए बनाया जा सकता है। वॉलंटियर्स जो वहां पे काम करना चाहते हो उनको ट्रेन कर सकते हैं, जो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन के सिस्टम बना सकते हैं। ऑल्सो क्राउड बिहेवियर के दौरान कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए,
उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए पब्लिक में जो भक्त है, जो वहां पे आता है, जो पार्टिसिपेंट है, उनके बीच में अवेयरनेस होना जरूरी है. लेट्स सॉल्व फर्स्ट एमसीक्यू. Stampedes in India are primarily categorized under A. Natural disaster, B. Biological disaster, C. Man-made disaster, or D. Geological disaster. Obviously, it will come under man-made disasters because it can be avoided. Second statement, which of the following are recommended by NDMA, that is National Disaster Management Authority, for crowd management? First, capacity mapping, yes. Use of CCTV and drones, yes. Encouraging unrestricted entry, no. In fact, they have encouraged the restricted entry using digital ways like ticket, e-ticket, or QR code scanning. So answer will be B, 1 and 2 only. Let's jump on to the second article. The second article is regarding space governance. स्पेस गवर्नेंस होता क्या है? हम कंट्री गवर्न करते हैं, साइबर स्पेस को भी गवर्न करते हैं, ओपन सीज को गवर्न किया जाता है. सिमिलरली स्पेस गवर्नेंस का मतलब है फ्रेमवर्क of laws, treaties and norms which will regulate the human activities in outer space. It covers the areas or domains of satellite launches, या ऑर्बिटल डेब्रिस मैनेजमेंट, या फ्रीक्वेंसी एलोकेशन फॉर डिफरेंट यूनिट्स, या लाइबिलिटी फॉर डैमेज. अगर कोई डैमेज करता है तो उसमें लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी, उसको रीपे कैसे किया जाएगा, ये सब जो है वो लाइबिलिटी फॉर डैमेज के फ्रेमवर्क में आता है. कुछ की लीगल फ्रेमवर्क्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज आउटर स्पेस ट्रीटी है, मतलब स्टेट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्पेस एक्टिविटीज, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाता है. दूसरा है लाइबिलिटी कन्वेंशन, मीनिंग अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसमें कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा. थर्ड, नेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसमें मतलब लॉन्च के पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके जो नॉर्म्स है उसके साथ कंप्लायंस करना होगा, इसके लिए है लाइसेंसिंग सिस्टम. इस सब का इंपॉर्टेंस, फर्स्ट, ऐसा अगर आपके पास स्पेस गवर्नेंस है तो आप कोलिजन का प्रिवेंशन कर देते हो, कोई भी सैटेलाइट क्रैशेस या डेब्रिस उसको रोक लेते हो, बिकॉज इट कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट. सेकेंड, ये लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल कंजेशन जो है उसको प्रिवेंट कर लेता है, मतलब डेब्रिस जो है उसका मिटिगेशन करता है. जो इट ऑल्सो प्रिजर्व द स्पेस फॉर फ्यूचर यूसेज, क्योंकि इट ब्रिंग्स इंटरजनरेशनल इक्विटी. फिर जो ग्लोबल सर्विसेज है, जैसे कि जीपीएस हो, कम्युनिकेशन हो, वेदर सिस्टम हो, इनको प्रोटेक्ट करता है. अगर ये स्पेस गवर्नेंस ना हो तो अ मिस्टेक ऑफ वन कंट्री कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑन मेनी कंट्रीज. ऑल्सो इट एस्टैब्लिशेस ड्यूटी ऑफ केयर. अब चैलेंजेस क्या है? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरिफिकेशन गैप है, मीनिंग आप, हमारे पास कोई भी सिस्टम अभी नहीं है जो इंश्योर करे डीऑर्बिटिंग कंप्लायंसेस. ऑर्बिटिंग कंप्लायंसेस, डीऑर्बिटिंग कंप्लायंस मतलब वहां से निकालने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उसको मॉनिटर करने के लिए वी डू नॉट हैव सिस्टम. जो डेब्रिस ट्रैकिंग सिस्टम है हमारी, उसके कुछ लिमिटेशन है, मतलब जो स्मॉल डेब्रिस होता है जो पर्टिकुलर साइज से नीचे है, एकदम छोटा है, वो आज भी अनट्रेसेबल है. थर्ड, देयर एग्जिस्ट एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मीनिंग जो ऑर्बिटल डेटा है उसका एक्सेस जो है वो अनइक्वल है. नॉट ऑल कंट्रीज हैव इक्वल एक्सेस. एंड जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अब आउटडेटेड हो चुका है. मतलब जो स्टेट लेड स्पेस एरा था जिसमें देश लीड करता था, उस टाइम के लिए डिजाइन किया गया था. बट आज प्राइवेट प्लेयर्स, स्पेसएक्स, अमेजॉन, बहुत सारे हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. उनसे अगर गलती हुई तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क जो पुराना वाला है वो आउटडेटेड है. फिर देयर इज एन रेगुलेटरी आर्बिट्रेज, मीनिंग जो वीकर जुरिसडिक्शन एरिया है उनको कंपनीज एक्सप्लॉइट करता है. नाउ सिग्निफिकेंस एंड वे अहेड विल सी. ये स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है.
ये ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। जो कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी है उसके लिए ये बहुत की फैक्टर है, क्योंकि अभी तक एग्जिस्टिंग जो स्पेस गवर्नेंस के लॉज है दे हेवीली रिलाई ऑन ओल्ड स्टेट लेड स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड फोर्थ, जो केसलर सिंड्रोम है, चेन कोलिजन, उसको वो प्रिवेंट कर लेता है। केसलर सिंड्रोम एक आइडिया है जिसमें अगर एक के ऊपर इंपैक्ट हुआ तो कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट सबके ऊपर होता रहेगा, देयर विल बी नथिंग टू स्टॉप इट। सो वे अहेड ग्लोबल पूरे वर्ल्ड ओवर में लाइसेंसिंग नॉर्म को स्टैंडर्डाइज करना होगा, डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म मैंडेटरी करना होगा, जो डेब्रिस है उसके मिटिगेशन के रूल्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे। फोर्थ, जो एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स है उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा। एंड इंडिया should lead with its own strong national space law. This will help in setting up the example to the world order. Let's jump on to the MCQs. Which treaty forms the foundation of international space law? Geneva Convention, Outer Space Treaty, Moon Agreement या Kyoto Protocol? Obviously the answer is B, Outer Space Treaty. Second MCQ. Which of the following are challenges in space governance? First, lack of debris tracking, correct. Information asymmetry, correct. And third, strong enforcement mechanism. Third is wrong because mechanism जो है enforcement का वो बहुत ही weak है, as good as absent है. So answer is B, 1 and 2 only. थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नागोया इज अ सिटी इन जापान और उस सिटी के नाम से प्रोटोकॉल बना है। ये प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कन्वेंशन ही है CBD, उसका सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है नागोया प्रोटोकॉल। इसका पर्पस है जो जेनेटिक रिसोर्सेस होते हैं अलग अलग बायोडाइवर्सिटिकल रीजन से, उन जेनेटिक रिसोर्सेस का बेनिफिट शेयर किया जाए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल्स के साथ, स्टेट के साथ, एंड इट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। इसको इंश्योर करता है ये नागोया प्रोटोकॉल। इट कवर्स नॉट ओनली एक्सेस बट ऑल्सो यूटिलाइजेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग। इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड ABS, मीनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इट वॉज अडॉप्टेड इन 2010 और ये इन्फोर्स किया गया था 2014 में। लगभग 140 से ज्यादा कंट्री और EU भी इसका सिग्नेटरी एंड उसको फॉलो करता है। पर्पस ऑब्वियसली बायोपायरेसी को रोकना। दूसरा, जो प्रोवाइडर कंट्रीज है उनको इक्विटी इंश्योर करना। जिस कंट्री से आप ये रिसोर्सेज उठा रहे हो और अपना पैसा बना रहे हो उन कंट्रीज को भी इक्विटी मिले। थर्ड, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करना। लोकल नॉलेज का फायदा बनाकर कुछ लोग मेडिसिन बना के पैसा कमाते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, ये जो ABS है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इट रियली हेल्प्स। एंड द फोर्थ इज जो टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसके कुछ की फीचर्स है। फर्स्ट फीचर इज कि इसमें एक्सेस ऑब्लिगेशंस है, मतलब अगर आप किसी डेटा को यूज कर रहे हो तो आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की, प्रायर इन्फॉर्म परमिशन की जरूरत होगी। इट इज मैंडेटरी। सेकंड इज शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। दैट बेनिफिट शेयरिंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स which includes royalties say in the form of monetary, and second is non monetary, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना हो। थर्ड इज कंप्लायंस मैकेनिज्म, मीनिंग जो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस है, मतलब कंट्रीज हैव टू इंश्योर लीगल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस। It also protects traditional knowledge because it is actually a mechanism to safeguard indigenous knowledge, जो local knowledge है उसको। And there is ABS clearinghouse. It's a platform, global platform for sharing the information about those specific elements of the biodiversity.
Let's also learn little bit about internationally recognized certificate of compliance. इसे कहा जाता है IRCC. It's a legal proof of authorized access. It is generated via ABS clearinghouse. ABS वही access and benefit sharing under Nagoya Protocol. It confirms that prior informed consent, that is PIC, was obtained and MAT was established. इस पर्टिकुलर केस में इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर विथ 56% प्लस आज तक के IRCC इशूड. इंडिया 2011 में इसको साइन किया, 2012 में रेटिफाई कर दिया. इंडिया में जो लीगल बैकिंग है दैट कम्स अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 and it is implemented. The Nagoya Protocol is implemented by NBA, National Biodiversity Authority. इसका significance, first, it prevents exploitation of biodiversity, that is biopiracy को रोकता है. Benefit sharing जो है local community के साथ ensure कर देता है. Resources का use sustainable बना देता है. And it is very important for biotech industry, for pharma industry. It enables legal certainty of patents. Challenges हैं, first, compliance procedures जो है वो बहुत ही complex है. जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में अवेयरनेस कम है. जो रिसोर्सेस का यूसेज होता है ग्लोबली उसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड जो ट्रेडिशनल नॉलेज का ओनरशिप है उसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है. वे अहेड, ऑब्वियसली एबीएस प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दो, जो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर दो, और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको एनहांस करो, जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करो. फर्स्ट एमसीक्यू, द नागोया प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन और डेजर्टिफिकेशन. The answer is B, biodiversity. It's about benefit sharing. Second MCQ, which of the following are features of Nagoya Protocol? First, PIC, prior informed consent. Second, mutually agreed terms, that is MAT, correct. Free access without regulation, the answer is 1 and 2 only. Let's jump onto the final article of the day. आर्टेमिस 2 मिशन. आर्टेमिस 2 जो है, आर्टेमिस 1 पहले हो रखा है, ये नासा का है. दिस आर्टेमिस 2 इज रिगार्डिंग ए मून मिशन. इट इज अ फर्स्ट क्रूड मिशन अंडर नासा आर्टेमिस प्रोग्राम. इसका ऑब्जेक्टिव है जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको मून के आसपास, मतलब टू मेक देम फ्लाई अराउंड मून विदाउट मेकिंग एनी लैंडिंग एंड ब्रिंग देम बैक सेफली. इसका आर्टेमिस प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मून को एज अ स्पेस के लिए लैंडिंग स्टेशन की तरह यूज करना, लॉन्च पैड की तरह यूज करना. आर्टेमिस 1 जो था 2022 में स्टार्ट हुआ था. इट वाज अनक्रूड, मतलब जिसके अंदर क्रू नहीं था, दैट वाज अ टेस्ट मिशन. आर्टेमिस 2 2026 में जो है, that's a first human mission. जो फर्स्ट क्रूड मतलब क्रू के साथ जाने वाला लूनर मिशन था, ये 1972 के बाद में, 1972 के बाद में, which was Apollo 17. This is going to be the first crewed lunar mission. मून पर 1972 के बाद पहली बार इंसानों को, एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा, लगभग 50 साल के गैप के बाद. इसका पर्पस है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, स्पेस लॉन्च सिस्टम का जो रॉकेट है उसको टेस्ट करना. जो एक स्पेस क्राफ्ट है जो जिसका मतलब देयर इज अ स्पेस क्राफ्ट व्हिच गिव्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, उसका नाम है ओरियन, उसको वैलिडेट करना. जो आर्टेमिस 3 है जहां पे मून पर लैंडिंग किया जाएगा, ऐसे फ्यूचर मून लैंडिंग मिशंस के लिए आर्टेमिस 3 के लिए प्रिपेयर करना. पहला जो मिशन था आर्टेमिस 1 उसमें विदाउट क्रू गया. अभी जो आर्टेमिस 2 जा रहा है उसमें क्रू जाएगा लेकिन लैंड नहीं करेगा. और जो स्टेज 3 होगा आर्टेमिस 3, वहां पर मून पर लैंडिंग होगा. लेट्स सी मिशन प्रोफाइल, हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट, एक तो वो स्पेस लॉन्च वाला जो रॉकेट है उसका यूज करके लॉन्च होगा. अर्थ ऑर्बिट फेज में सारे सिस्टम को चेक किया जाएगा.
जब ट्रांसलूनर इंजेक्शन होगा, मतलब अर्थ ऑर्बिटिंग सिस्टम से जब वो लूनर की तरफ, मून की तरफ ट्रैवल करेगा, ये 3 से 4 दिन का ट्रैवल होगा। जो लूनर फ्लाई बाय होगा, मतलब फ्लाई बाय का मतलब होता है बिना लैंड के उसके पास से गुजरना, ये 4500 किलोमीटर जो फार साइड है उसके, उससे भी बियॉन्ड जाके 6500 किलोमीटर से राउंड मारकर वापस आएगा। और जो रिटर्न डे है दैट इज स्प्लैश डाउन ऑन अर्थ, स्पेशली स्प्लैश डाउन का मतलब होता है समुद्र में आके लैंड करना। टोटल जो है टर्न अराउंड पीरियड जो है, टोटल जो टाइम जोन है, टाइम पीरियड है, वो 10 दिन का है। स्पेशल फीचर्स, पहली बार होगा जिसमें क्रू होगा और एसएलएस और ओरियन का यूज होगा। इसमें जो लूनर ट्रांजिट होगा वो बहुत हाई स्पीड पर होगा, विच इज फास्टर देन फ्यूल एफिशिएंट मिशंस लाइक चंद्रयान। इसमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। इट वुड बी द स्पेस वेयर द फार्देस्ट ह्यूमन ट्रैवल एवर। एंड फोर्थ, ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स का टेस्टिंग होगा। इसका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली लगभग 50-55 साल के बाद there is going to be a historic return to the moon area. It is going to act like a gateway to Artemis program, which is like Artemis 2 is a precursor to the Artemis 3, है ना, जिसपे लूनर लैंडिंग होगा या मार्स मिशंस होंगे। थर्ड, by doing this we would be taking a huge leap in domain of technology. And the fourth, it also has geopolitical dimensions, because this, by doing this we would be reinforcing leadership into the space exploration. क्योंकि काफी टाइम से नासा इस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गया, स्पेशली इन केस ऑफ लूनर। फर्स्ट एमसीक्यू, Artemis 2 mission is primarily aimed at which of the following? A. Landing humans on the moon, testing crude system around the moon, C. Mars exploration, or D. Satellite deployment. The answer is B. It is aimed at testing crude systems around the moon, क्योंकि Artemis 2 में कोई भी मून पर लैंडिंग नहीं होगा। सेकेंड एमसीक्यू, which of the following statements is correct? Artemis 2 is a crude mission. Yes. It involves landing on the moon. No. It is Artemis 3. It uses the SLS rocket. Answer is 1 and 3 only. First and the third statement is correct. These are the smart books, one stop solution. ये अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. You can access these books by contacting on the number mentioned on your screens. Thank you for joining in. See you again tomorrow.